फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों का मुखिया था। एक दिन उसके दिमाग में किसी नई शरारत के लिए योजना सूझी। नदी की कीचड़दार तलहटी पर लकड़ी का एक भारी लट्ठा पड़ा हुआ था जिससे एक नाव का मस्तूल बनाया जाना था। उसकी योजना थी कि वे सभी मिलकर जोर लगाएंगे और उस लट्टे को पूरी ताकत लगाकर उसकी जगह से हटा देंगे और इसे लुढ़काकर वहां से दूर ले जाएंगे। लट्टे का मालिक क्रोध से भर जाएगा और आश्चर्यचकित होगा, जबकि वे सभी इस खेल का आनंद लेंगे। प्रत्येक लड़के ने इस सुझाव का समर्थन किया और इसे एकमत से स्वीकार कर लिया गया। किंतु जैसे ही खेल शुरू होने वाला था, फटिक का छोटा भाई माखन बिना कोई शब्द कहे टहलता हुआ आया और उन सब के सामने लट्टे के ऊपर बैठ गया। लड़के एक पल के लिए उलझन में पड़ गए। उनमें से एक ने उसे कुछ भीरुता के साथ धक्का दिया और उससे उठने को कहा, किंतु वह बिल्कुल कोई परवाह किए बिना बैठा रहा। वह एक छोटे दार्शनिक के जैसा लग रहा था जो चीजों की व्यर्थता के बारे में चिंतन कर रहा था। फटिक अत्यंत क्रोधित हो गया। माखन, उसने चिल्लाते हुए कहा, यदि तुम इसी पल नहीं उठोगे तो मैं तुम्हारी अच्छी पिटाई कर दूंगा। माखन केवल और अधिक आरामदायक स्थिति में हो गया। अब यदि फटिक ने जनता के सामने अपनी राजसी शान कायम रखनी थी तो ये स्पष्ट था कि वह अपनी धमकी को पूरा करे। किंतु उस संकटपूर्ण स्थिति में उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसके आविष्कारी दिमाग ने तुरंत ही एक नई तरकीब सोच ली जिससे उसका भाई परेशान भी हो जाए और उसके अनुयायियों को अतिरिक्त आनंद भी मिल जाए। उसने उस लट्टे को और माखन दोनों को इकट्ठे ही लुढ़काने का आदेश दे दिया। माखन ने इस आदेश को सुना और डटे रहने को सम्मान की बात बना ली। परंतु उन लोगों की तरह जो अन्य विषयों में भौतिक ख्याति प्राप्त करने का यत्न करते हैं, उसने इस तथ्य की अनदेखी कर दी कि ऐसा करने में खतरा था। फटिक का धैर्य पहले ही समाप्त हो चुका था। वह इस अन्याय को सहन न कर सका। वह माखन की तरफ झपटा और उस पर घूसों की बौछार कर दी। ये लो, वह चिल्लाते हुए बोला, और ये लो, और ये लो, झूठ बोलने के लिए। उसकी मां ने एक पल में माखन का पक्ष ले लिया और फटिक को खींचकर हटा दिया, उसके बूंसों को उसी शक्ति से लौटाते हुए। जब फटिक ने उसे एक तरफ धकेल दिया तो वह चिल्ला पड़ी, अरे क्या छोटे दुष्ट, क्या तुम अपनी मां को भी मारोगे? इसी नाजुक घड़ी में वह सफेद बालों वाला अजनबी आ पहुंचा। उसने पूछा कि क्या हुआ था। फटिक लज्जित और मुंह छिपाता हुआ लगने लगा। किंतु जब उसकी मां ने पीछे कदम हटाया और उसने अजनबी की तरफ देखा तो उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचान लिया और चिल्ला उठी, अरे दादा, आप कहाँ से आए? ये शब्द कहने के साथ ही वह जमीन को झुकी और उसके पांव छुए। उसका भाई बिश्म उसके विवाह के तुरंत बाद ही घर से चला गया था और उसने मुंबई में अपना व्यापार शुरू कर लिया था। वह अपना पति खो बैठी थी जिस दौरान बिश्म मुंबई में था। बिश्म अब वापस कोलकाता आ गया था और उसने आते ही अपनी बहन के बारे में पूछताछ शुरू कर दी थी। जैसे ही उसे पता चला कि वह कहाँ पर थी, वह जल्दी से उसे मिलने चल पड़ा था। अगले कई दिन हंसी खुशी में बीत गए। भाई ने पूछा कि लड़कों का पालन पोषण कैसे चल रहा था। उसकी बहन ने उसे बताया कि फटिक निरंतर एक परेशानी था। वह सुस्त, गुस्ताख और मनमर्जी करने वाला था, किंतु माखन सोने के जैसा अच्छा और मेमने के जैसा शांत था और पढ़ने का बहुत शौकीन था। बिश्म ने कृपापूर्वक फटिक को अपनी बहन के घर से ले जाने और उसे अपने ही बच्चों के साथ कोलकाता में पढ़ाने की पेशकश की। विधवा मां तुरंत सहमत हो गई। जब फटिक के मामा ने उससे पूछा कि क्या वह उसके साथ कोलकाता चलना पसंद करेगा तो उसकी खुशी की कोई सीमा न रही और उसने ऐसे ढंग से कहा, ओह हाँ मामा जी, जिससे साफ पता चलता था कि वह ऐसा ही चाहता था। फटिक से छुटकारा पाना मां के लिए एक बड़ी भारी राहत की बात थी। उस लड़के के प्रति उसमें एक पूर्वाग्रह बना हुआ था और दोनों भाइयों में कोई भी प्यार नहीं रहा था। उसे प्रतिदिन डर लगा रहता था कि फटिक किसी दिन माखन को या तो नदी में डुबो देगा या लड़ाई में उसका सिर फोड़ देगा या उसे किसी खतरे में ब्रेक हिस धकेल देगा। किंतु साथ ही फटिक की अपना घर छोड़ने की तीव्र उत्सुकता को देखकर उसे थोड़ा दुख भी हो रहा था। जब सब बात तय हो गई तो फटिक ने हर पल अपने मामा से पूछना शुरू कर दिया कि उन्होंने कब रवाना होना था। वह सारा दिन उत्तेजना से बेचैन बना रहा और रात को अधिकतर समय जागता पड़ा रहा। उसने माखन को अपनी मछली पकड़ने की कांटी, अपनी बड़ी पतंग और अपने कंचे सदा के लिए वसीयत में दे दिए। सचमुच प्रस्थान के इस समय पर माखन के प्रति उदारता असीमित थी। जब वे कोलकाता पहुंचे तो फटिक अपनी मामी से पहली बार मिला। अपने परिवार में इस अनावश्यक वृद्धि से वह किसी भी तरह प्रसन्न न हुई। अपने परिवार में किसी अन्य को लिए बिना उसे अपने ही 3 लड़के संभालने काफी लग रहे थे, तथा उनके मध्य 14 साल के एक ग्रामीण लड़के को ले आना अत्यंत विचलित करने वाली बात थी। ऐसी नासमझी करने से पहले बिश्म को सचमुच 2 बार सोच लेना चाहिए था।
इस दुनिया में 14 साल के लड़के से बढ़कर कोई अन्य परेशानी नहीं होती है। वह न तो देखने में सुंदर लगता है और न ही उपयोगी। एक छोटे बच्चे की भांति उस पर स्नेह की बौछार करना असंभव होता है और वह हमेशा बाधा बना रहता है। यदि वह बचकानी तुतलाहट में बोले तो उसे बच्चा कहा जाता है और यदि वह सयाने व्यक्तियों की तरह व्यवहार करे तो उसे गुस्ताख कहा जाता है। वास्तव में उसकी किसी भी बात का बुरा मनाया जाता है। इसके अलावा वह एक अनाकर्षक और बढ़ती हुई उम्र में होता है। एक अभद्र तेजी के साथ उसके वस्त्र उस पर छोटे होने लगते हैं। उसका चेहरा अचानक ही कोनाकार और कुरूप हो जाता है। छोटे बचपन की कमियों को क्षमा कर देना आसान होता है, किंतु एक 14 साल के लड़के की अपरिहार्य कमियों को भी सहन करना मुश्किल हो जाता है। उसे पीड़ाजनक ढंग से आत्मचेतना हो जाती है और जब वह बड़ी उम्र के लोगों से बात करता है तो वह या तो अनुचित रूप से बड़बोला लगता है या अनुचित रूप से इतना शर्मीला बन जाता है कि वह अपने अस्तित्व पर ही शर्मिंदा प्रतीत होता है। फिर भी इसी उम्र में होता है कि 14 साल का एक जवान लड़का अपने अंतर्मन से पहचान और स्नेह की इच्छा अत्यधिक रखता है और वह किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्पित गुलाम बन जाता है जो उसके प्रति ध्यान देता है। परंतु कोई भी व्यक्ति खुलकर उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करने को अनुचित लाड़ प्यार समझा जाता है और इसलिए लड़के के लिए बुरा माना जाता है। इसलिए डांट और झिड़क का मारा वह बहुत कुछ उस आवारा कुत्ते के समान बन जाता है जो अपने मालिक को खो बैठा हो। उसका अपना घर ही एकमात्र स्वर्ग होता है जो एक 14 वर्ष का लड़का जानता होता है। एक अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ रहना यातना से कोई कम नहीं होता है, जबकि स्त्रियों की कृपा भरी दृष्टि ले पाना और उनकी उपेक्षा कभी न सहन करना सबसे बड़ा आनंद होता है। फतिक के लिए अपनी मामी के घर पर एक अनचाहा मेहमान बनकर रहना, निरंतर घृणा सहना और उस बुजुर्ग औरत के द्वारा अपमानित होते रहना एक व्यथापूर्ण बात थी। यदि वह उसे कभी कोई काम करने के लिए कहती तो वह इतनी ज्यादा खुशी से भर जाता कि उसकी खुशी जरूरत से ज्यादा प्रतीत होती और फिर वह औरत उससे कहती कि वह इतना मूर्ख न बने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पूरे स्कूल में फतिक से ज्यादा पिछड़ा लड़का कोई नहीं था। वह मुंह खोले देखता रहता और खामोश बना रहता जब अध्यापक उससे कोई प्रश्न पूछता और एक अत्यधिक लदे गधे की भांति चुपचाप वह सब पिटाइयां सहन कर लेता जो उसे दी जाती। जब अन्य लड़के बाहर खेल रहे होते वह उदासीपूर्वक खिड़की की बगल में खड़ा हो जाता और दूर स्थित मकानों की छतों को टकटकी लगाए देखता रहता। और यदि संयोग से वह खुली छत पर लड़कों को खेलते हुए देख लेता तो उसका दिल तीव्र इच्छा की पीड़ा से भर जाता। एक दिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और अपने मामा से पूछा, मामा जी, मैं घर कब जा पाऊंगा? उसके मामा ने उत्तर दिया, छुट्टियां होने तक प्रतीक्षा करो। किंतु छुट्टियां तो अक्टूबर तक नहीं होने वाली थीं और अभी वहां प्रतीक्षा करने को लंबा समय था। एक दिन फतिक अपनी पाठ्य पुस्तक खो बैठा। पुस्तकों की मदद से भी उसे अपना पाठ तैयार करना बहुत कठिन लगता था, किंतु अब तो यह असंभव हो गया। दिन प्रतिदिन अध्यापक उसे निर्दयतापूर्वक बैठे मारता। वह इतने दयनीय रूप से दुखी हो गया कि उसके ममेरे भाई भी उसे अपना कहने में शर्म महसूस करते थे। वे अन्य लड़कों से भी ज्यादा उसका मजाक उड़ाते और उसे अपमानित करते। अंत में वह अपनी मामी के पास गया और उसे बताया कि उसकी पुस्तक खो गई थी। अत्यंत तिरस्कार व्यक्त करते हुए वह फूट उठी, अरे महाबेधगे, गंवार लड़के, मैं तुम्हें महीने में 5 बार नई पुस्तकें कैसे खरीद कर दे सकती हूँ जबकि पास देखभाल करने के लिए मेरा अपना परिवार भी। उस रात स्कूल से लौटते हुए फतिक को सख्त सिरदर्द हुआ और कपकपी छिड़ गई। उसे महसूस हुआ कि उसे मलेरिया होने जा रहा था। उसका एकमात्र मुख्य भय ये था कि वह अपनी मामी के लिए परेशानी बन जाएगा। अगली प्रातः फतिक कहीं भी नजर न आया। पड़ोस में की गई तलाश बेकार सिद्ध हुई। पूरी रात भर मूसलाधार वर्षा होती रही थी और वे लोग जो लड़के को ढूंढने गए थे वे पूरी तरह भीग गए। अंत में बिश्म ने पुलिस को उसकी सहायता करने के लिए कहा। रात होने पर पुलिस की एक गाड़ी घर के दरवाजे पर आकर रुकी। वर्षा अब भी हो रही थी और गलियों में पानी भरा हुआ था। 2 सिपाहियों ने फतिक को अपनी बाहों में लेकर बाहर निकाला और बिश्म के सामने लिटा दिया। वह सिर से पांव तक पूरी तरह भीगा हुआ था, कीचड़ से भरा हुआ था, जबकि उसका चेहरा और आंखें बुखार से लाल हो रहे थे और उसके हाथ पांव कांप रहे थे। बिश्म ने उसे बाहों में उठाया और घर के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा तो वह कह उठी, इस लड़के ने हमें कितना कष्टों का ढेर दिया, क्या बेहतर न होता अगर तुम इसे घर भेज देते? फतिक ने उसके शब्द सुने और ऊंची सिसकियां भरते हुए कहने लगा, मामा जी, मैं घर ही जा रहा था परंतु वे मुझे घसीटकर वापस ले आए। बुखार तेजी से बढ़ता गया और रात भर लड़का बड़बड़ाता रहा। बिश्म एक डॉक्टर को बुला लाया। फतिक ने अपनी आंखें खोली और ऊपर छत की तरफ देखते हुए शून्य भाव से बोला, मामा जी, क्या छुट्टियां आ गई हैं?
बिश्म ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फतिक के जलते हुए पतले हाथों को अपने हाथों में लिया और पूरी रात उसके बगल में बैठा रहा। लड़का फिर से बड़बड़ाने लगा और अंत में उसकी आवाज ऊंची होकर लगभग एक चीख में बदल गई। माँ, वह चीखा, मुझे इस तरह न मारो माँ, मैं सच कह रहा हूँ। फतिक बीमार होने की वजह से उसकी माँ को उसका संदेशा भेजा जाता है। जब उसकी माँ आती है तो वह अपनी माँ को एक ही बात पूछता है कि माँ छुट्टियाँ आ गई है। और इस तरह हम देखते हैं कि कहानी का अंत साफ नहीं हो पाता, लेकिन हम सोच सकते हैं कि अंत में फतिक ज़्यादा बीमार होने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी।